जिसके ऊपर पहले रुकावट थी, इस हुकूमत ने उसको ग्रीन लाइट दे दी। कौन कौन से? वो सबसे पहला प्रोजेक्ट ये रेल लाइन का है, जो कि पिछले 4-5 साल से रुकी हुई है। अच्छा। अभी इसका अमाउंट कह रहे हैं $6.8-9-7 बिलियन। शेख रशीद रोते रह गए कि करना उन्होंने कहा नहीं हो सकता। और दूसरा प्रोजेक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो एक है एक हाईवे जो कि कोई nearly 600 किलोमीटर्स का हाईवे बनेगा फ्रॉम थकोट इन केपी प्रोविंस टू रायकोट इन जीबी। अच्छा, थकोट और ये कोई इसका कॉस्ट आएगा कोई 560-600 अरब रुपया। अच्छा। और वो जो रेलवे लाइन है उसका कॉस्ट आ रहा है कोई 1900-1900 अरब रुपया। अच्छा। तो अब सोचिए ये दोनों इतने बड़े प्रोजेक्ट्स हैं कि ये दो प्रोजेक्ट्स अब अगले 3-4 साल में उन्होंने कंप्लीट करने हैं। और मगर जो इशू जो खड़ा हो रहा है, जो पहले भी इशू ये खड़ा हो रहा था कि क्या इनकी कितनी ज़रूरत है इस वक्त, क्या इसी स्टेज पे इतनी ज़रूरत है, इतना बड़े कर्जे लेने की ज़रूरत है? पर ये आज ऑलरेडी हमने जो सिर्फ उनके इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जो सॉरी नॉट इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट, चाइनीज़ पावर प्रोजेक्ट्स हैं, उसके जो हमने पैसे देने हैं अभी, वो अभी 470 अरब रुपया तो सिर्फ उनका देना है, उनके जो डेट पेमेंट्स हैं, आप समझें। ऊपर से ये नई डेट अक्यूमुलेट की जा रही है कोई 2,500 अरब रुपए की। और किस लिए? एक रेलवे लाइन के लिए और एक सड़क के लिए। रेलवे लाइन की तो बात समझ में आती है कि इट विल डेफिनेटली हेल्प द पाकिस्तानी इकोनॉमी, ठीक है ना, उसमें तो कोई शक नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पीपल इन अ स्मूथ इफिशिएंट क्विक मैनर। मगर ये जो रोड है इसकी क्या इकोनॉमिक वैल्यू है? इस रोड की खास इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, इस रोड की स्ट्रेटेजिक वैल्यू है। अच्छा। ये चाइनीज मिलिट्री एंड पाकिस्तानी मिलिट्री इसको प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये जीबी और कश्मीर की सिक्योरिटी के लिए दिस रोड इज गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट। और ये ऑल द वे टू रायकोट जाता है, जो कि द फुट हिल्स ऑफ द माउंटेन्स, ऑल द वे टू द ग्लेशियर्स, जहाँ से डिस्प्यूटेड के बेस कैंप के पास। तो डिस्प्यूटेड टेरिटरीज जहाँ चाइना इंडिया की कॉन्फ्लिक्ट है, और फिर चाइना के लिए वो रोड वहाँ से रास्ते निकालना बड़ा ज़रूरी है टू जॉइन अप विद द सिपेक प्रोजेक्ट। तो मैं ये समझता हूँ कि इसकी स्ट्रेटेजिक वैल्यू है और रेल लाइन की इकोनॉमिक वैल्यू है। मगर क्या ये इतनी अर्जेंसी थी कि इसको करना चाहिए? ये चाइनीज़ इंसिस्ट कर रहे हैं, हम नहीं इंसिस्ट कर रहे। जैसे चाइनीज़ ने जो हमने 1-2 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स भी बनाए हैं, तो उससे भी 400-500 मिलियन डॉलर्स के खर्चे थे, वो भी चाइनीज़ इंसिस्ट कर रहे थे कि आप लगाएं। हमने उसको काफ़ी डिले करने की कोशिश की। अच्छा। फिर हमने 1-2 कर दिए। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ चाइनीज़ के बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट हैं। और ये जो हमने, और क्यों हम ये मान गए हैं, ये बात क्यों मान गए? हाँ, इसलिए कि हम उनसे कह रहे हैं मान जाने, मगर जो पैसे पहले लड़े ने वो ज़रा थोड़ी देर वास्ते 3-4 साल वास्ते ना लगो। अच्छा, ठीक है, वो आप पोस्टपोन कर दें, रीशेड्यूल कर दें, और ये हम ले लेते हैं आपसे। तो चाइनीज़ लॉन्ग टर्म सोचते हैं, उनको इन दोनों प्रोजेक्ट्स की स्ट्रेटेजिक वैल्यू भी नज़र आती है। और क्योंकि रेलवे लाइन भी तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं ना फॉर मूवमेंट ऑफ देयर गुड्स। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये चाइनीज़ के कहने के ऊपर सिपेक को रिवाइव किया जा रहा है, चाइनीज़ के कहने के ऊपर ये दोनों प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, ठीक है। और इसके इन बदले में आपको डेट रिलीफ मिल रही है, डेट रिलीफ मिल रही है। अब IMF का क्या रिस्पॉन्स होता है इसके ऊपर, दैट्स अ सेपरेट क्वेश्चन दैट वी कैन डिस्कस। IMF ने यही कहा कि आपने उनके पैसे वापस नहीं करने, आपके पास गुंजाइश नहीं है, आप डेट रीशेड्यूलिंग करें। तो वही उसी के लिए पहले चले गए कि वहाँ से प्रॉमिस ले आए। लेकिन इसमें बड़े इंटरेस्टिंग बातें जो शहबाज शरीफ साहब ने वहाँ जाके की, ऐसा लगता है कि उनकी अच्छी खासी स्टडी है जो चाइनीज़ इकोनॉमी है उसके ऊपर। और वो सवाल मेरे जहन में भी बड़ा उचका कि मैं आपसे पूछूं कि प्राइम मिनिस्टर ने मिसाल दी शेंज़ेन की और पाकिस्तान की इकोनॉमी की। अब शेंज़ेन की आबादी है 13 मिलियन, लेकिन जो उनका GDP है वो $500 बिलियन है, जबकि पाकिस्तान की टोटल आबादी 250 मिलियन और GDP जो है वो $380 बिलियन है। यानी एक शहर है और एक मुल्क है। उन्होंने इसे दुनिया का 8वां अजूबा करार दिया और कहा कि ये मिरेकल ऑफ दिस सेंचुरी है। ये कैसे वहाँ मुमकिन हुआ और क्या पाकिस्तान में इसको रेप्लिकेट किया जा सकता है? देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग सवाल है और इसके ऊपर बहुत कम डिबेट हुई है। चाइना का जो इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल है ना, मैंने अभी उसका जिक्र किया, मैं उसके 4-5 मेजर पॉइंट्स जो हैं आपको बताता हूँ, जिसमें से एक पॉइंट ये भी है कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स होनी चाहिए, जहाँ से सिर्फ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड
मैन्युफैक्चरिंग गुड्स बनने चाहिए, जो मैंने पहले जिक्र किया। चाइनीज़ मॉडल क्या है ग्रोथ का, डेवलपमेंट का मॉडल क्या है जी। अब दुनिया सारी जाग उठी है कि यार चाइना की ग्रोथ इतनी कैसे हो रही है। IMF भी देख रही है क्या हो रहा है। वेस्टर्न मॉडल जो है ग्रोथ का वो बढ़ गया और चाइनीज़ मॉडल जो है ग्रोथ का चल रहा है। तो वो कहते हैं ये है क्या मॉडल। अब चाइनीज़ मॉडल के अंदर 3-4 उसके बहुत इंपॉर्टेंट पहलू हैं, जिसमें सबसे पहला तो ये है कि एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ होनी चाहिए। बनाओ और एक्सपोर्ट करो और एक्सपोर्ट सरप्लसेस होने चाहिए, करंट अकाउंट सरप्लस होना चाहिए, उसके साथ आपकी करेंसी स्ट्रांग रहती है। बिल्कुल ठीक। और इन्फ्लेशन नहीं होती मुल्क के अंदर। पहला बिल्कुल ठीक। हमारे यहाँ एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ क्या, एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं। हाँ। हमारे यहाँ एक्सपोर्ट्स पिछले 10 साल से नहीं बढ़ी इन एनी सिग्निफिकेंट इन डॉलर टर्म्स। तो मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहली हमारी वीकनेस ही है कि वी आर नॉट एन एक्सपोर्ट लेड कंट्री। अच्छा। कुछ कंट्रीज हैं जिन्होंने फॉलो किया चाइना को एक्सपोर्ट लेड में, बांग्लादेश, टर्की, ताइवान, ये वो मुल्क हैं जिन्होंने कॉपी किया है चाइनीज़ मॉडल कि एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ हो। अच्छा। ठीक। हमने बहुत कोशिश की मगर हमारी जो बिजनेस क्लास है वो सवाए रेंट्स और हैंडआउट्स और सब्सिडीज उसके अलावा उसने कोई डेवलपमेंट नहीं की। उनके ऑब्वियसली इश्यूज भी हैं, वो कहते हैं जी इतनी महंगी एनर्जी है, हम कम्पीट नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, उनका भी पॉइंट है। मगर वैल्यू एड जो करते हैं, जो कि जिसके लिए आप एक्सपोर्ट करते हैं, हमारी वैल्यू एडिड नहीं बन रही इतनी ऑन आ मेजर टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स। फॉर एग्जांपल हम यार्न एक्सपोर्ट कर देते हैं या यहाँ के ऊपर 10 रुपए का काम करके एक्सपोर्ट कर देते हैं, लो लेवल गुड्स। वेयर एज द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बांग्लादेश, ताइवान, चाइना, जापान इवन, दे आर प्रोड्यूसिंग हाई वैल्यू एडिड और उसके साथ उनकी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, करेंसी स्ट्रॉन्ग है, इन्फ्लेशन, महंगाई कम है। ये मॉडल हम नहीं कर सके। ठीक। दूसरी चीज़ ये है कि उनकी जो इन्वेस्टमेंट है मुल्क के अंदर वो कोई 40% से भी ज़्यादा है जीडीपी की। अच्छा। अगर 100 रुपए की जीडीपी है तो 40 नई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एवरी ईयर। हमारे यहाँ 9%, 8%, 9%। तो एक ये प्रॉब्लम है हमारा कि हम कहीं भी क्लोज नहीं है टू द चाइनीज़ मॉडल। तीसरी चीज़ ये है कि उन्होंने ये बंद कर दिया कि कैपिटल अकाउंट जिसे कहते हैं कि परमिशन के बगैर आप डॉलर नहीं बाहर भेज सकते। मैं कहा जी हमने कैपिटल अकाउंट क्लोज्ड है। ठीक है। और शहरी जो हैं वो अगर आप पैसे बाहर भेजना चाहें तो नहीं भेज सकते। उन्हें यहाँ आके वो डेमोक्रेसी को कहते हैं छुट्टी करो। हाँ। और फ्री एंटरप्राइज को छुट्टी करो, यहाँ हमने कंट्रोल करना है। अगर आउटफ्लो ऑफ डॉलर्स हो गई और फॉरेन करेंसी हो गई तो फिर हमारे एक्सपोर्ट सरप्लसेस और करंट अकाउंट सरप्लसेस जो है अफेक्ट हो जाएंगे। तो उसको उन्होंने रोक दिया। इसीलिए इन्वेस्टमेंट को सपोर्ट करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स को उन्होंने कम रखा हुआ है। हमारे यहाँ इस वक्त इंटरेस्ट रेट 18-20%, 22% है। 22 पे अभी कमी का इशारा अब वो जी। अच्छा, वो इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ी है। वो कहते हैं कि महंगाई इसलिए होती है कि लोग खर्च ज़्यादा करते हैं। खर्च क्यों करते हैं लोग? गवर्नमेंट पैसे छापती है, नौकरियां दे देती है, छाप के लोगों के पास जेब में पैसे आ जाते हैं, वो खर्च करते हैं, कीमतों की चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती हैं, तो महंगाई हो जाती है। ठीक। हम महंगाई को कम करने के लिए हमने इंटरेस्ट रेट्स को ऊपर रखा हुआ है ताकि लोग बैंकों से पैसे बोरो ना कर सकें। मगर बैंकों से पैसे बोरो तुम तो मैं तो नहीं करते। बैंकों से पैसे बोरो करते हैं इंडस्ट्री वाले। अब इंडस्ट्री वाले इंडस्ट्री नहीं लगा सकते बिकॉज 20-22% पे सूद पे अगर कोई लेगा तो वो इंडस्ट्री क्या चलाएगा जहां मार्जिन 8-9-10% होता है। ठीक। तो हमारी इंडस्ट्री बैठ गई। ठीक। वो महंगाई को रोकने के लिए इंडस्ट्री को बैठा दिए। हाँ। इन चाइना के अंदर महंगाई को रोकने के लिए करंट अकाउंट सरप्लस चला रहे हैं, करेंसी स्ट्रांग रखी हुई है। ठीक। और इंटरेस्ट रेट्स लो रखे हुए हैं ताकि लोग इंडस्ट्रियलिस्ट बोरो करके मैन्युफैक्चर करें और एक्सपोर्ट करें। बिल्कुल। तो मतलब आप देखें किस किस्म की फाइन ट्यूनिंग उन्होंने अपने इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल की बेसिक्स को। मगर अब आइए जहां आपका सवाल था शंजन का जी। बात यह है कि उन्होंने क्या कहा कि क्योंकि एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ करनी है तो उन्होंने कहा कि जी हमने एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स बनानी है और वहाँ सिर्फ वही चीज़ें प्रोड्यूस होंगी जो एक्सपोर्ट होंगी। ठीक। और उनको सील ऑफ कर दिया और स्पेशल टैक्स इंसेंटिव्स दे दिए, स्पेशल प्रॉपर्टी इंसेंटिव्स दे दिए। अच्छा, ये मॉडल हमारे ज़माने में भी, अयूब खान के ज़माने में भी ये हुआ था। अच्छा। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स। मगर वो चली नहीं हमसे बिकॉज वहाँ भी
बहुत से इश्यूज थे और ब्यूरोक्रेसी थी और वो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स चली नहीं। और क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज होती रहती थी तो लोगों ने फिर इतनी दिलचस्पी नहीं ली। कभी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स को सब्सिडीज मिलती थी, स्पेशल टैक्स ब्रेक्स मिलते थे, कभी वो नई हुकूमत आती थी वो कैंसिल कर देते थे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब चाइना ने एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स का जो मॉडल है वो बहुत फाइन ट्यून करके पॉपुलर कर दिया। अच्छा। अब दुनिया के अंदर चाइनीज़ मॉडल को लोगों ने कॉपी किया और कोई 100 से ज़्यादा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स बनी हुई है आउटसाइड चाइना एंड आउटसाइड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कंट्रीज। उन लोगों ने बाहर जाके आइलैंड्स के ऊपर एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स बना दी। अब फॉर एग्जांपल मेरा ख्याल है ये प्रपोजल आनी चाहिए, अगर नहीं आई तो आएगी, कि चाइना भी पाकिस्तान के अंदर कोई एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बनाए। अच्छा, ये अच्छा प्रपोजल ये होगा। प्रपोजल होनी चाहिए, अभी आई नहीं है, आनी चाहिए और पाकिस्तान को इजाज़त देनी चाहिए कि चाइना के लिए स्पेशल एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बनाई जाए। कुछ रूल्स ऐसे बना दिए जाएं कि उसके अंदर पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट भी हो और चाइनीज़ भी हो, और चाइनीज़ एंड पाकिस्तानी जॉइंट मैनेजमेंट हो। और मैं समझता हूँ दिस वुड बी अ ग्रेट आइडिया। चाइनीज़ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, देयर नो आइडिया ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स, पूरा मॉडल वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ दिस वुड बी अ ग्रेट थिंग अगर ये हो जाए तो इसलिए ये दिस इज वेयर द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट सिटी दैट यू आर टॉकिंग कम्स इन। अच्छा, इसी में मुझे अगले सवाल का भी जवाब मिल गया कि वज़ीर आज़म ने क्यों मिसाल दी कि 50s सिहाई में हमारे इंडिकेटर्स चाइना से बेहतर थे, तो आपने खुद ही बता दिया। हमारे इंडिकेटर्स बड़े अच्छे थे। हाँ। सिर्फ ये इशू नहीं था। हमारे और भी इश्यूज थे कि उस वक्त हमें बहुत से पैसे अमेरिका से मिल रहे थे। अच्छा। और हमने यहाँ बहुत सी इंडस्ट्रीज़ लगाई। हमारा जो, और उसकी वजह से ग्रोथ भी हुई। वो 1960s अयूब खान का ज़माने को कहते हैं द डेकेड ऑफ डेवलपमेंट। बच्चों को पढ़ाया जाता है कि जी 1960s में बहुत डेवलपमेंट हुई इस मुल्क में। इमरान खान साहब भी तो उसी से उसी का हवाला देते हैं। मगर दिलचस्प बात यह है कि वो जिस किस्म की डेवलपमेंट हुई उसके दो पहलू थे। एक पहलू तो ये था कि कोरिया, इस किस्म के लोगों ने देखा अरे ये पाकिस्तान का मॉडल क्या है। हाँ। इतनी ग्रोथ हो रही है वहाँ। हाँ। उन्होंने हमसे सीखा। हाँ। अपने मुल्क में अप्लाई किया। हाँ। और कामयाब हो गए। हमने अपने मुल्क में उसको छुट्टी करा दी और हम फेल हो गए। हमारी पॉलिसीज ही बदलती रही। हाँ, उसका जो दूसरा पहलू था वो ये था कि उसके साथ इनकम इनक्वालिटीज बढ़ी। मतलब है कि अमीर बहुत अमीर हो गए और गरीब जो है वो गरीब ही रहे। डेवलपमेंट हुई मगर जो ज़्यादातर उसके जो फल था वो अमीरों ने और अपर मिडिल क्लास ने खाया और रियासत के इदारों ने खाया डेवलपमेंट का। तो वो ये इसीलिए कहते हैं, उस वक्त हमारे चीफ इकोनॉमिस्ट थे डॉक्टर महबूबुल हक। अच्छा। डॉक्टर महबूबुल हक ने फिर ये एक मजमून लिखा जिससे उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर 22 फैमिलीज रूल करती हैं पाकिस्तान को। अच्छा। अयूब खान के ज़माने में 22 ख़ानदान जो थे वो बड़े वो रूलर्स बन गए पाकिस्तान के। जो मैं अभी कह रहा था कि अमीर और अमीर हो गए। तो उस ज़माने में डेवलपमेंट हुई मगर ये हुआ और गरीब जो थे वो गरीब ही रहे। तो इसलिए उस मॉडल को भी फेल कर दिया गया। चले, अब ये इतना कसीरुल जहती मौजू है जिस पर और भी बहुत से सवाल जहन में आ रहे हैं, लेकिन वक्त की कमी का हमें लाहक है इम्कान। तो हम वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। शो में एक बार फिर खुशामदीद। तो नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार वज़ीर आज़म का हल्फ उठाने, भारतीय वज़ीर आज़म का हल्फ उठाने जा रहे हैं और ऐसे में बड़ा वहाँ का मीडिया तनकीद कर रहा है। शायद कबल अज़ वक्त ही है, प्रीमेच्योर कहेंगे कि जी शहबाज शरीफ साहब ने मुबारकबाद नहीं दी नरेंद्र मोदी साहब को तीसरी बार वज़ीर आज़म बनने पर, और कल है उनकी हल्फ बर्दारी। उन्होंने तो बुलाया भी नहीं, नवाज शरीफ साहब को तो बुलाया था। हाँ, दो बातें। पहली बात तो ये है कि मुबारक देते हैं जब आप ओथ ले लेते हैं। अच्छा। हाँ, ये भी होता है कि जब आप इलेक्शन जीत जाते हैं तो उसी वक्त भी मुबारक लोग दे देते हैं। तो हमने नहीं मुबारक दी। मेरा ख्याल है हमारा मौक़िफ़ ये है कि आप प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, फिर हम एक फॉर्मल मुबारक आपको दे देंगे। मेरा ख्याल है फॉरेन ऑफिस का यही एडवाइस होगी। मगर इससे ज़्यादा दिलचस्प बात यह है कि आपको बुलाया क्यों नहीं, सदा क्यों नहीं भेजा, और नवाज शरीफ साहब को बुलाया था।